खोल और पलट देख, वो खुश रह बेटा बोले रे। मावा वे ठंडियां छावा, मावा वे ठंडियां छावा, मावा वे ठंडियां छावा। नमस्कार। रूबरू के इस मंच पे शख्सियत के संत में आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, रंगकर्मी हैं, एनएसडी ग्रेजुएट हैं, निर्देशक हैं, लेखक हैं। क्या नहीं है, बहुत खूबसूरत गाते हैं। उसका तो आपने अभी देख लिया, कितना खूबसूरत आवाज है। म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, चिल्ड्रन थिएटर को उन्होंने नए आयाम दिए हैं। माइम बहुत खूबसूरत, स्केचेस इनके एक से बढ़कर एक और बेहतरीन इंसान। तो आज हमारे साथ हैं एनएसडी ग्रेजुएट रंगकर्मी युवराज शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत आपका रूबरू के इस मंच पर। शुक्रिया शुक्रिया काजल जी। मुझे खुशी इस बात की कि मैं एक प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पे हूँ और एक नॉन प्लेटफॉर्म जो है, और आपने इन दिनों स्पेसिफिकली कोरोना के दिनों डिप्रेसिंग ये जो पूरा पीरियड है, आपने बहुत बढ़िया काम किया है। इट्स ए कंट्रीब्यूशन कि जो लोग बिल्कुल मतलब अंदर से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, मतलब डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनके लिए आउटलेट कह सकते हैं कि यहाँ आकर वो सुन सकते हैं, साझा कर सकते हैं विचारों को। तो बड़ा खूबसूरत आपने काम किया है, बहुत क्रिएटिव और पॉजिटिव काम किया है। इसके लिए मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ। जी 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 जी, अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया सर। प्लीज थैंक यू आप सर। पूछ सकते हैं जो आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं संक्षेप में बता दूंगा वक्त का तकाजा देखते हुए। जी हुक्म। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी, हमारे साथ पहले जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उनका स्वागत करती हूँ। अमरजीत अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रदीप वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रतिमा कानन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वो आपका नमस्कार कह रही हैं। प्रतिमा और जी सभी नमस्कार, छोटी बहन। प्रदीप रूबरू जी की को तरफ से नमस्कार। सभी, सुचित्रा जी भी हैं, सबको अमरजीत मेरी जी भी तरफ हैं। से नमस्कार, ढेर सारा ऐसे। और जी जी मेरी तरफ बोलिए। से भी, रूबरू के मंच की तरफ से भी बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो सबसे पहले तो जैसा कि हमारा फॉर्मेट है कि जो आपकी इंस्पिरेशनल जर्नी रही है, मैं चाहूंगी वो आप हमसे साझा कीजिए। जरूर जरूर, मैं छोटे में बता देता हूँ। मैं हरियाणा के एक इंडस्ट्रियल टाउन है यमुनानगर, वहां से बिलोंग करता हूँ, पर मेरा जन्म जो था रोहतक में हुआ था 13 अगस्त सन 1951 में, 1951 में। तो चूंकि हम लोग रावलपिंडी से माइग्रेट होके इस तरफ आए थे, तो वो क्लेम में जो भी होता है रोहतक में मिला हमको जो भी था। सो दैट वाज माय बर्थ प्लेस। तो फादर चूंकि आईटीआई में थे, तो ट्रांसफरेबल जॉब थी उनकी। सो हम कभी यहाँ कभी वहाँ, पटियाला में हम 7-8 साल रहे। वैसे मेरी मदर टंग पंजाबी है एंड आई एम ए प्राउड पंजाबी, क्योंकि मुझे गुरुमुखी बोलनी, पढ़नी और मतलब गानी अच्छा लगता है। मुझे क्या खुशी है बात। कि मैं पंजाबी हूँ और मैं अपनी मातृभूमि और लैंग्वेज मदर टंग को भूला नहीं। फिर उसके बाद मैं 5वीं तक पटियाला में पढ़ा हूँ। उसके बाद फिर एक दो जगहों पे, हिसार, कभी पठानकोट, क्योंकि फादर ट्रांसफर होते रहते थे। तो फाइनली वी लैंडेड अप इन यमुनानगर। तो मेरी 8th ऑनवर्ड जो मेरी पढ़ाई है वो यमुनानगर में ही हुई, और मेरा कॉलेज भी मैंने वहीं से किया। तो मेरे पिता आईटीआई में, जैसा मैंने बताया, ही वाज इन ऑटोमोबाइल लाइन, और मदर, हमारा पूरा खानदान टीचर्स का है। मेरी माँ टीचर, मेरे फादर टीचर, मेरी बहनें, मेरे ताऊ जी, मेरे ग्रैंडफादर, मतलब ये पूरा ही और पता नहीं उस जमाने में ये कंसेप्ट था कि ब्राह्मण होने का मतलब पढ़ाना है, तो ब्राह्मण का काम पढ़ाना है। तो उसी कंसेप्ट से मतलब मैं जिस एटमॉस्फेयर में पैदा हुआ, हालांकि हर बार मैं सवाल करता रहा कि मेरे टीचर तो सरदार भी हैं, वो तो ब्राह्मण नहीं है, वो कैसे पढ़ा रहे हैं? खान साहब भी पढ़ाते हैं, मिस्टर विलियम भी पढ़ाते हैं, तो अगर ब्राह्मण का काम पढ़ाना है तो वो कैसे पढ़ा रहे हैं फिर? एनीवे, तो मैं रिबेल था, शुरू से ही सवाल बहुत करता था, लॉजिक से मैं जीना चाहता था। तो कॉलेज में मेरी खुशकिस्मती थी, स्कूल में छोटे मोटे जो होते फंक्शन, उनमें तो मैं करता ही रहता था। मतलब रिकॉर्ड लगा के और उस पर मतलब एक्टर करना, फिल्मों से मैं बहुत प्रभावित था, बहुत ज्यादा।
मतलब पूरी तरह से बॉलीवुड से प्रभावित था। और देव साहब मेरे हीरो हुआ करते थे, देव आनंद साहब, उनका मैं बहुत फैन रहा हूं, अभी भी हूं। हालांकि अब उस एक्टिंग स्टाइल को तो मैं उससे नहीं रखता, क्योंकि अब जमाना बदल गया है। लेकिन वो कमाल शख्स थे, कमाल शख्सियत थे और जिंदा दिल इंसान थे, उनकी फिलॉसफी लगी। सो उन दिनों फिर 11th हुआ करती थी, 11वीं, मतलब 10+2 नहीं थी, 11th के बाद हम सीधे कॉलेज आ जाते थे। तो मेरी खुशकिस्मती ये रही कि कॉलेज में मेरे हिंदी डिपार्टमेंट के जो हेड थे, प्रोफेसर के एन कपूर, वो यमुनानगर में हैं अभी, एंड ही इज अ ग्रेट राइटर। हालांकि वो हिंदी विभाग के हेड हैं, लेकिन वो पेंटर बहुत अच्छे हैं, ड्रामास बहुत अच्छे उन्होंने लिखे हैं। तो मेरा थिएटर से जो एक्सपोजर था वो मेरे गुरु कमल नयन कपूर जी की वजह से हुआ। हालांकि हमको थिएटर का इतनी अक्ल नहीं थी कि होता क्या है। हम तो बस वो किताब में से पन्ने फाड़ के अपना रोल जो होता था जेब में डाल के ले जाते थे, एक हफ्ते बाद वो कहते थे आ जाना, हम याद करके आ जाते थे बिना जाने कि हम क्या कर रहे थे। सो एनीवे, वो हमने किया। फिर उस दौरान हमको समझ तो नहीं थी, पर नीली झील, बाकी इतिहास और खामोश अदालत जारी, शुतुरमुर्ग, ये सारे प्ले मेरे सर ने करवाए। और हम ये नीली झील प्ले लेकर चंडीगढ़ भी गए। तो उन दिनों नरगिस दत्ता जी आई वहां पर चंडीगढ़ में, और उन्होंने उसको अवार्ड वगैरह दिया हमारे प्ले को। तो मतलब बड़ा मजेदार जमाना रहा वो। तो धीरे धीरे तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने, उनको लगा कि इस बालक में कीटाणु है थिएटर के। सो ही encouraged मी टू गो टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। बट सिंस मुझे बेसिक्स नहीं मालूम है, तो ही सेड कि थोड़ा सा तुम और थिएटर करो। तो एनीवे, हम यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में जाते थे, और मोहन राकेश जी के प्ले भी गए और पंजाबी के प्ले भी ले गए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कॉलेज में रहना। तो एक दो बार तो मैं जानबूझ के फेल हो गया, क्योंकि मुझे कॉलेज में रहना था और मुझे नाटक करने थे। मैं ड्रम्स बजाता था, मैं गाता था, मैं सब कुछ करता था। और इस वजह से पॉपुलर बहुत था। मेरा कॉलेज का नाम प्रिंस था, युवराज नौके, मुझे बड़ा स्टाइल में लगता था, आई एम प्रिंस। और कुछ एक मेरे दोस्त थे, क्रिश्चियन दोस्त, तो उनकी वजह से, उस इन्फ्लुएंस से भी मैं प्रिंस हो गया। तो मैं प्रिंस भैया, प्रिंस 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 ऐसे चलता था। तो मैं पेंटिंग्स भी बनाता था, तो उसके नीचे प्रिंस लिखता था, युवराज नहीं लिखता था। मतलब मुझे लगता था ये स्टाइल है कुछ ऐसे ही, मतलब उस उम्र का तकाजा है, आप क्या बोले। तो और मिमिक्री बहुत करता था मैं, फिल्म एक्टर्स की, प्राण साहब की, अजीत जी की, देव साहब की, के वो मतलब ये क्या बोलते हैं, विलन थे बड़े मशहूर, नाम भूल रहा हूँ। एनीवे, तो वो हमारे कॉलेज में क्या होता था कि हर महीने में टैलेंट कॉन्टेस्ट होता था। तो जो उसमें फर्स्ट आता था उसको 10 रुपए लिफाफे में डाल के प्रिंसिपल साहब इनाम देते थे। तो उन दिनों मेरा जेब खर्च तो जहाँ वो 5 रुपए होता था पूरे महीने का, और 5 रुपए मेरी सिस्टर पिता को बिताए बिना मुझे पकड़ा देती थी। तो अगर 10 रुपए आपको एक दिन में मिल गए तो आपका तो महीना निकल गया। तो हम वो जो 10 रुपए मिलते थे कॉलेज से, उसकी हम पार्टी करते थे, या चाय वाला जो हमारे कैंटीन का बिल है उससे बराबर करवा लेते थे, कि वो जो उधार है उसमें सेटल कर देना। सो एनीवे, वो उन दिनों फिर वो जो एकदम मजा आने लगा नाटक करने में, स्टेज का एक अलग सा वो खुमार जिसको बोल सकते हैं, वो एकदम मतलब मेरे पे छाया। फिर कुछ ऐसा हादसा, क्योंकि फादर को ये चीज पसंद नहीं थी जी। मेरा। हालांकि वो बहुत अच्छे गाते थे, बहुत अच्छा गाते थे, मेरी माँ बहुत अच्छा गाती थी, सुरैया के और नूरजहां के गाने बहुत अच्छे गाती थी वो। और लेकिन मेरे फादर को ये चीज पसंद नहीं थी कि ड्रामा, और ये उनका मतलब था कि सरकारी नौकरी करो और सेटल हो जाओ। तो उन्होंने मुझे 3 बार आईटीआई में एडमिशन दिलवाया स्टेनोग्राफी के लिए, और मैं तीनों बार उसको छोड़ के भाग गया। सो फाइनली एमए इकोनॉमिक्स कर रहा था, तो कुछ कहा सुनी हो गई फादर से। देन आई लेफ्ट होम, मैं भाग गया घर से, एंड आई लैंडेड अप, मेरे पास सिर्फ 5 रुपए थे, और मेरे पास सर्टिफिकेट थे जो मेरे कॉलेज के और ग्रेजुएशन के थे, वो लेके पॉलिथीन में रखते थे छोटे प्लास्टिक बैग में। और मैं चंडीगढ़ पहुंच गया, मुझे पता नहीं था, मैं तो बस में बैठ गया, जो भी बस जा रही थी। तो उसमें मैं 4 रुपए 25 पैसे टिकट लगता था उस जमाने में। तो जब मैं पहुंचा तो चंडीगढ़ पहुंचा, वो चंडीगढ़ से मेरा जीवन शुरू हुआ।
मेरे पास 75 पैसे से मैंने जीवन शुरू किया। तो वो कुछ इस तरह से हुआ कि घूमते 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 मैं पीजीआई हॉस्पिटल जो है वहां पहुंचा। भूख लगी थी बहुत, और यूनिवर्सिटी के पास है आमने सामने पीजीआई और वो, तो वहां पर पराठे बनाने वालों की रेडियां अभी भी लगती हैं, वो 24 घंटे चलती है। तो मैं एक शख्स के पास गया उसकी रेडी पे, और उसको बोला भाई मुझे खाना खिला दो। उसने खिलाया। देखने में मैं ठीक ठाक था उस जमाने में, काफी फिल्मी बाल वाल पफ बनाया होता था, और शर्ट भी बड़े मतलब डबल बटन, और मतलब बहुत अपनी जान को हीरो ही होता था। तो उसको लगा बाबूजी आए हैं, बड़ी सेवा की। तो मैंने मन में सोच लिया था खूब खाऊंगा, फिर ये जितना मर्जी मार ले मुझे, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, पेट भर दूं मैं। तो खा लिया। फिर उसने कहा हाँ जी अब। फिर मैंने उसको कहा बता दिया मैं तो घर से भाग के आऊं, मेरे पास पैसे नहीं है, तुझे जो करना कर ले, मारना मार ले, पुलिस में देना दे दे, मेरे घर में मत खबर कर। तो वो हंसने लग गया। उसका नाम पवन था, उस शख्स का 35 साल का था वो इंसान। तो उसने कहा अच्छा तेरे से मैं बाद में बात करता हूँ, पीछे बैठ जाओ। बेंच थे, वहां बैठा दिया, और रात को करीबन 10:30-11 बजे सारे मतलब मैं 6 घंटे वहीं बैठा रहा। और 11 बजे उसने आया, मेरे से बात की। फिर उसने कहा कि देख तू साफ सुथरा पढ़ा लिखा बच्चा है और अच्छे परिवार से है, तो मेरे पास तो ऐसा कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं तो ये कर रहा हूँ, तो इसमें तो तू नहीं कर सकता ना। तो मैंने कहा नहीं मैं करूंगा। तो मैंने वहां पर 4-5 महीने मैंने परोठे बनाए रेडी पे। हाँ, और हाँ बिल्कुल, मैं वही काम किया। क्या बात। अब मैं खुशकिस्मती से अच्छा कुक भी हूँ, नाउ आई कुक ऑल्सो। हाँ मैं वही गुड कुक, कभी आओ तो मैं तुम्हें खिलाऊंगा। तो एनीवे, वो फिर क्या हुआ कि अमाल अलाना आई हुई थी वहां पर, पंजाब थिएटर इसमें यूनिवर्सिटी में थिएटर डिपार्टमेंट था, जिसमें 1 साल का डिप्लोमा था। तो वो कर रही थी 3 पेनी ओपेरा। तो मैं वहां चाय देने जाता था, लेट नाइट रिहर्सल चलती थी। तो वहां अनुपम खेर मेरे से 1 साल सीनियर है, एनएसडी में भी और इंडियन थिएटर में भी। तो वो उस प्ले में थे। तो वहां जाके मैं देखता था, कभी कभार मौका लगे तो ड्रम्स भी बजा देता था कि मुझे आता थे। तो वहां से मुझे लगा अरे ये तो वो जगह जहां मुझे आना था, क्योंकि ये नाटक है ये तो। और मुझे चीजें समझ आने लगी, क्योंकि बताती वो उनको थी पर समझ मुझे आती थी, मैं पीछे बैठा सुनता रहता था। सो एनीवे, धीरे धीरे फिर एक दिन मैंने जाके उनको, गार्गी साहब को बोल दिया। इस बीच में काफी, ये सब कुछ जितना हुआ 7-8 महीने में हुआ। इस बीच में मैंने होटल में भी काम किया, खंबे भी पेंट किए चंडीगढ़ में पीडब्ल्यूडी के, और रिवेट फैक्ट्री में काम किया। 10 पैसे पॉलिथीन भरने के लगते थे, मिलते थे मुझे। काफी कुछ किया, स्टूवर्ड भी था, होटल, एक रेस्टोरेंट था 17 सेक्टर में, शीबा रेस्टोरेंट, तो वहां ड्रम्स भी बजाता रहा। सो एनीवे, मैंने गार्गी साहब थे उस वक्त डायरेक्टर, तो उनसे कहा कि मुझे एडमिशन लेना है, मैं ये मैं उनको सच बता दिया। सो ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड ओके, अभी जून में निकलेंगे वो एडमिशन के फॉर्म, भर देना एंड विल सी, इंटरव्यू देखते हैं। अब ये क्या है कि पता नहीं मुझे ये कैसे हुआ, मैं कॉलेज में भी माइम करता था, पेंटोमाइम, और यहाँ भी जब इंटरव्यू हुआ तो मैंने यहाँ भी माइम किया। हालांकि मुझे पता नहीं था इसको माइम कहते थे, मैं तो अपने तरीके से करता था। और उस वजह से उनको, गार्गी साहब को लगा अरे वाह, ये लड़का छोटे कस्बे से आया, इसको माइम भी पता है। तो मेरे को एडमिशन मिल गया। और मैंने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो घर से भाग के आया, स्कॉलरशिप देना पड़ेगा। तो 200 रुपये स्कॉलरशिप मिला। तो उस तरह से जिंदगी शुरू की। और फिर मनोहर सिंह जी वहां पर बुलाए गए एज फैकल्टी, विजिटिंग फैकल्टी। मनोहर भाई आप जानती होंगी, मनोहर सिंह जी ग्रेट एनएसडी के रिप्रेजेंटेटिव, जो तुगलक कह सकते हैं, इज नोन फॉर दैट आल्सो। तो वो आए थे हमें पढ़ाने, लेकिन गांधी साहब ने प्ले करवा लिया एंटिगनी, जो उसका है जॉन का फ्रेंच वर्जन जो है। तो उसमें उन्होंने क्रेयॉन का रोल अदा किया और मैं हेमन बना था उसमें, और उमा बागला जी उसमें एंटिगनी बनी थी। तो वो बड़ा अच्छा गया, नया चीज सीखी। मनोहर भाई ने बड़ा प्यार से मुझे समझाई चीजें, तलफ़ुज़ ठीक करवाया, उर्दू के नुक्ते उक्ते क्या होते हैं, क्योंकि मैं पूरी तरह से पंजाबी था। मतलब पता लगता था कि ये बालक वो टोटल पंजाबी था। तो फिर वो नेक्स्ट सबसे मजा जो आया मुझे, वो ये हुआ कि इसके फौरन बाद एमके रैना आए प्ले करवाने। तो उनको मैं हिसाब से कहा जाए तो अपने कॉलेज के गुरु के बाद
मेरा जो एक प्रोफेशनल गुरु जिनको मानता हूँ मैं रैना साहब को मानता हूँ, बिकॉज ही रियली लाइक्स मी, ही इज वेरी पॉजिटिव अबाउट मी। तो उनके साथ मैंने काफी काम किया एंड मेरे मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं वो रैना साहब, एम के रैना। तो उन्होंने किया इब्सन का गोस्ट प्ले, तो वो उसमें उन्होंने मुझे रोल दिया इसका पादरी का, जो कि 70 साल का है और मेरे बाल थे फिल्मी। तो जो ही मैंने पहले दिन रीडिंग की तो उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने मेरे मुंह पे यहाँ स्क्रिप्ट उठा यहाँ के मैं मारा। आपको रोकना चाहूंगी। आपने फिल्मी प्लीज। बात की, थोड़ा सा रोकूंगी। मैं ये जरूर कहूंगी कि मैंने जो अभी भी आप बहुत ग्रेसफुल हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आपकी मैंने पुरानी तस्वीरें देखी हैं, आप एक हॉलीवुड स्टार लगते हैं। आई लाइक इट, थैंक यू थैंक यू। हालांकि अब मैं फिल्म कभी नहीं करना चाहता। जी। जब से एनएसडी में पास हुआ हूं, मैं हम्म, थिएटर ही करना चाहता हूं, और मैं जी। थिएटर करते करते आई डाई माई विद माई शूज ऑन। मुझे हम इब्सन थिएटर की से बात बेहतर कर रहे कोई, थे। थिएटर हम से बेहतर इब्सन, कोई चीज ही नहीं लगती। जी, इब्सन की फिल्म बात कर बहुत रहे थे। अच्छी चीज है, फिल्म मीडिया बहुत स्ट्रांग है, उसका अपना इम्पैक्ट है, क्या बात है। फिल्म का तो अपनी स्ट्रेंथ ही अपनी है, वो बिल्कुल एक विधाई दूसरी है। टेलीविजन का भी इंस्टेंट फेम उससे मिलती है और घर घर पहुंचता है, लेकिन जो थिएटर करता है इन दोनों में से कोई नहीं कर सकता। वो जो डायरेक्ट ऑडियंस से रिएक्शन है वो कहां से होता है, वो कहां कैसे पता चलेगा। वो रीटेक का मीडियम है और थिएटर रीटेक नहीं होता है। थिएटर तो बस एक बार 3 महीने की रिहर्सल, फिर स्टेज ही है बस, वो बादशाह मजा है। ही अलग है। सो वो मजा ही हाँ, अलग है। मजा आता है यार इस चीज में। थिएटर थिएटर है, अब जो करते हैं उनको पता है इसका टेक्सचर मारते। जी जी, सो बिल्कुल। आई नो। तो मैंने वहां किया रैना साहब के साथ वो प्ले। मैं छोटे में बोलता हूँ क्योंकि वक्त तेजी से भाग रहा है, क्योंकि और चीजें कोई भी बात करनी है नहीं। हमने। तो उसके बाद वी फिनिश्ड इस दौरान, हाँ, एक और प्ले गार्गी साहब ने कराया, मिर्जा साहिबा। तो उसमें मैं कैमियो रोल करता था, कम्मू ब्राह्मण का। और ये यूनेस्को की वर्कशॉप लगी थी, तो उसमें अफगानिस्तान से, श्रीलंका से, दिल्ली से, काफी जगह से लोग आए थे। तो उसमें किरण खेर जी जो थी, उसमें शी हैड गुड रोल। और तो और हमारी सबकी अम्मी जोरा सहगल जी, शी वाज इन दैट प्ले। तो वो मुझे बहुत प्यार करती थी, मुझे कॉफी बॉय बुलाती थी, क्योंकि उनको जब कॉफी चाहिए होती थी तो मुझे कह देती थी, युवराज माय कॉफी बेटा। सो मतलब मुझे बहुत लाड प्यार से उन्होंने रखा। सो दैट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। सो फिर ये खत्म होने के बाद वहां पंजाब टूरिज्म में रेपेट्री खुली, जो कि एक्टर्स के लिए थी। दिस वाज फर्स्ट अटेम्प्ट बाय रवनीत कौर जी, आईएएस ऑफिसर थी, और रैना साहब उसको हेड कर रहे थे। उनकी देखरेख में सारा उन्होंने किया था। तो हमने वहां पहला प्ले जो था वो था कॉकेशियन चौक सर्कल इन पंजाबी। उसका नाम था पराई कुक, कोख मतलब पराई कुक। और मेरे सीनियर बड़े भाई कमल तिवारी जी, वो नेरेटर थे मेन। और क्या गाते हैं भी, और गाते थे, अब वो अभी भी गाते, बहुत खूबसूरत है। मेरे बड़े भाई हैं वो, बड़ा मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो वो उसमें वो थे, एंड आई वाज डूइंग 2 स्मॉल रोल्स। तो हम वो प्ले लेके कलकत्ता गए, जयपुर गए, और फिर दिल्ली आए। दिल्ली आए तो घंटी बजी, क्योंकि एनएसडी दिखा। एनएसडी दिखा, हालांकि मैं जॉब कर रहा था। तो मैंने अपने डायरेक्टर को कह दिया, मेरे को नहीं, मेरे को इसी में जाना है। तो बोली, पागल तू नौकरी कर रहा है? मैंने कहा जी होगा, पर जो ये एनएसडी तो एनएसडी है। तो खैर एनीवे, उन्होंने कहा ठीक है भाई, मेरी दुआएं हैं। तो इनफैक्ट उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे एडमिशन, वो उसका जो भी इनिशियल एडमिशन फी होती है, तो उन्होंने अपने पर्स से 350 रुपये मुझे दिए निकाल के। तो वो मैंने प्रोस्पेक्टस लिया, और वहाँ दास गुप्ता जी थे वहां पर, ब्रेक्टियन मिरर के डायरेक्टर। उन्होंने, राजू बुंदेला जी ने मेरी बड़ी मदद की, वो जो इनिशियल डायलॉग होते हैं इंटरव्यू के लिए। सो एनीवे, जिस दिन मेरा इंटरव्यू हुआ तो वहां पर 10 लोग बैठे थे, सारे दाढ़ियों वाले थे। बीवी कारक बैठे हुए थे, अलकाजी साहब थे, विजय तेंदुलकर थे, एम के रैना थे, मतलब जो भी शख्स बैठा था सब दाढ़ी वाले थे, और दिग्गज लोग, मतलब थिएटर के पिलर। तो मेरा वहां इंटरव्यू हुआ, मैंने वहां भी माइंड किया, तो अलकाजी साहब को बड़ा अच्छा लगा। फिर वो डायलॉग वगैरह उन्होंने कहा थोड़े बोल के सुनाओ, तो मैंने वही गोस्ट में जो किया था, तो रैना साहब बैठे थे, मैंने कहा जी मैं उस पर कर रहा हूँ,
सर ने, रैना साहब जी सामने बैठे हैं, इन्होंने डायरेक्ट किया था, तो मेरे को जाट दिमाग था, ऐसे कोई बोलता थोड़ा इंटरव्यू में सामने बैठे हैं, तो रैना बेचारे वो पगला गए, पागल है यार तू, अभी भी जाट ही है दिमाग से। सो एनीवे, तो मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मुझे वहां भी स्कॉलरशिप मिला 250, एंड देन कम्स द इम्पोर्टेंट चैप्टर इन माय लाइफ। फर्स्ट ईयर में वी वर इंट्रोड्यूस्ड टू माय गुरु बैरी जॉन। बैरी जॉन सर, उनका इन्फ्लुएंस, मतलब मैं अगर आज की डेट में बॉडी लैंग्वेज या माइंड की बात करता हूं तो इसमें 55% मेरे पूरे थिएटर उसमें उनका प्रभाव है। उनका जो बेसिक्स है वो उन्होंने, ही इज ए ग्रेट टीचर, अ ग्रेट पर्सन ऑल्सो, ही लव्स मी। और उनके अंडर मैंने काफी काम किया, तो उन्होंने पहला प्ले किया, बट हमारी बदकिस्मती ये कहिए कि अलकाजी साहब, हमारा लास्ट बैच था, उसके बाद अलकाजी साहब ने एनएसडी छोड़ दिया था, तो हम 1 साल 3 महीना उनके साथ रहे। मेरे दोस्तों में से चर्चित जो हैं वो डॉली अहलूवालिया को आप जानती होंगी, शी इज माई क्लासमेट एनएसडी में फर्स्ट ईयर के नाम, तो वी आर वेरी गुड फ्रेंड। तो एनएसडी के बाद फिर अप्रेंटिसशिप 1 साल का करना पड़ता है। इस दौरान हमने काफी प्लेस किए, स्टूडेंट प्रोडक्शन और रेपर्टरी के प्लेस में क्राउड सीन, ये वो सारा कुछ सीखते रहे। यहाँ पर एक लाइन जरूर मैं मेंशन करना चाहूंगा, अलकाजी साहब जैसा कोई गुरु नहीं मिला मुझे, वो ही थे बस, वो एक, मतलब वो और कोई हो ही नहीं सकता, जो अलकाजी साहब थे वो कोई और हो ही नहीं सकता। वो क्या प्ले रीडिंग करते थे, क्या वो कंपोज करते थे, मतलब जो अपना सीन कंपोज, क्राउड सीन्स कैसे करते थे, क्या उसमें मतलब डायगोनल कंपोजिशंस, टेंशंस। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा था कि सर ये आपने ये लाइन का मुझे समझना है, ये थीरी लाइन की। बोले रेलवे लाइन पे खड़ा हो जा, 15 मिनट समझ आ जाएगा, ऐसे हंसते हंसते बोले। मैंने कहा नहीं सर, आई एम सीरियस। तो बोले खाली पेंटिंग्स देखा, don't ask questions, just see paintings of any kind and just keep quiet, come with the visual in your subconscious and see magic will happen. And now I realize, yes, magic happens. तो ये नीरज जानते होंगे कि मैं इनको भी बताया था कि मैं जब कंपोज करता हूँ स्टेज के ऊपर अपने एक्टर्स को या कोरियोग्राफ करता हूँ, तो उनके जो वो कंपोजिशंस होते हैं, मैं काफी ट्रायंगुलर मेरी होती है, क्योंकि ये चीजें पेंटिंग की वजह से मैं सीख पाया। सो एनीवे, तो एनएसडी करने के बाद फिर 1 साल की अप्रेंटिसशिप थी, उसमें मैं हमको 2 वर्कशॉप करनी थी। एक विशाखापट्टनम गए हम 6 महीने की, 6 वीक की, जिसमें रैना साहब कैंप डायरेक्टर थे, और 6 हफ्ते की श्रीनगर आए। ये मैं आपको बता रहा हूँ 80s में, हम 1980 में यहाँ श्रीनगर आए थे और टैगोर हॉल में हम रुके थे। तो यहाँ पर हमने 6 हफ्ते की वर्कशॉप की थी, और उसमें रवि केमू साहब की, उसके पिता के जो थे केमू साहब, उनका प्ले, हाँ उनका प्ले भी किया था हमने, और भगवत अज्जुकम किया था मैंने। मैं तो मूवमेंट माइम और योगा वगैरह की क्लासेस लेता था इनकी सबकी। तो यहाँ वो अप्रेंटिसशिप करने के बाद देन आई जॉइंड रेपर्टरी एज कैजुअल आर्टिस्ट, और 1 साल करने के बाद मैं रेगुलर आर्टिस्ट हो गया वहां पर एक्टर। और बी ग्रेड में, मैं पहले सी में था, फिर बी में हुआ, और 1986 में मैंने रेपर्टरी छोड़ दी गुस्से में। बहुत मतलब, हाँ मतलब मैं बहुत गुस्सैल था उस टाइम, हूँ तो अभी भी, पर अभी थोड़ी तमीज आ गई है मुझे, तो अभी मैंने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया है। तो गुस्से में छोड़ दिया मैंने प्ले, मतलब रेपर्टरी। और फिर जब सड़क पे आ गए तो काम नहीं था। तो मेरी खुशकिस्मती ये थी कि 1982 में मेरी शादी हो गई थी। मेरी सीनियर हैं, आप जानती होंगी, शशि, तो अभी शशि युवराज हैं। तो वो रेडियो था, वो श्रीनगर रेडियो में थी, तो वो दिल्ली आई हुई थी, और यहाँ पर एशियाड में उनका डेपुटेशन था। तो उस दौरान एक कॉमन फ्रेंड से मुलाकात हुई और हमारी शादी हो गई। वो अपने आप में मजेदार किस्सा, फिर कभी जिंदगी में सुनाएंगे। सो एनीवे, इस बीच में 1982 में रेपर्टरी में रहते हुए वी वेंट अब्रॉड, 2 बार गए, पोलैंड, जर्मन और इंग्लैंड प्लेस लेके, अंधा युग और जस्ट मॉडल लेके गए थे। वो बहुत खूबसूरत हमारा एक्सपीरियंस रहा।
मतलब एक जगह तो मतलब ये जर्मन में जब हम गए तो वहां परफॉर्म जब करते थे उनको तो समझ नहीं आएगी हिंदी में जो हम बोलते थे, तो उनको अलग अलग एक्सपेरिमेंट थे। या तो उनका जो जर्मन होता था आधी कहानी पहले बता देता था जर्मन बोल के, फिर आधी इंटरवल से पहले की कहानी तब बता, तो वो मतलब हमने कुछ एक शब्द भी पिकअप कर लिए थे जर्मन के। तो मैं और रघुवीर यादव जसमा उड़न में कैमियो रोल करते थे, कॉमिक रंगला इज ए क्लाउन, और मैं नरेटर होता था। तो वो हम फिर जर्मन में बोलते थे, डिक्लेयर करते थे इंटरवल, रंगला दी हॉफसाइड बयागरशाफ्ट फर्स्ट नॉफ, तो बोलता था जेड मिनूटन पाउजे। तो हम ऐसे तो खूब मस्ती करते थे हम। सो एनीवे 86 में मैंने छोड़ा, देन आई शिफ्टेड टू विद द हेल्प ऑफ ग्रेट पपेटियर दादी पदम जी। उन्होंने मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया से इंट्रोड्यूस करवा के, तो न्यूज़पेपर इन एजुकेशन जो स्कूल्स में होता है उसमें वो भेजते हैं एक्सपर्ट्स को, थिएटर ये वो, तो मैंने वहां जाना शुरू किया और तब से मेरी जर्नी जो चिल्ड्रन थिएटर की शुरू हुई। और मैं करीबन 34-35 साल चिल्ड्रन थिएटर ही करता रहा हूँ। और जो मुझे चिल्ड्रन थिएटर ने दिया है, मुझे लगता है कि मैं थिएटर ना छोड़ने का मेजर कारण वही है, क्योंकि ये थिएटर जो है ना, स्पेशली चिल्ड्रन थिएटर स्कूल्स में, आई डोंट मेक देम एक्टर्स, आई मेक देम कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स। यस यस। सिंपल सी बात है, ये एक थेरेपी है, ड्रामा एक थेरेपी है जिससे Yes. बच्चे का आउटलेट होता है, कैथारसिस होता है, उसको हिम्मत आती है, उसमें वो टीम स्पिरिट सीखता है, टीम वर्क सीखता है, लीडरशिप सीखता है, विश्वास आता है, कॉन्फिडेंस आता है। एंड सी दे टीच यू व्हाट टू टीच देम। वो आपको सिखाते हैं कि हमको इसके बारे में मदद चाहिए, हमारे बहुत सारे सवाल हैं, उनका जवाब चाहिए, हमारे पेरेंट्स नहीं बताते हमको इन सवालों के जवाब, और टीचर्स के पास टाइम नहीं है। तो फिर मैं चिल्ड्रन थिएटर में बहुत मजा, मतलब सच में कह रहा हूँ, उसकी वजह से मैं फिल्म में जाना पसंद ही नहीं किया। मुझे इतना इसका मजा आने लगा। डिफरेंट जितने दिल्ली के एलीट स्कूल हैं या गवर्नमेंट स्कूल हैं, मैंने सब तरह के स्कूलों में काम किया। और अभी 4-5 साल पहले मैंने छोड़ा, गुड़गांव में शिफ्ट हो गया, तो यहाँ मैं अपना ग्रुप बना के और बड़े बच्चों के साथ काम करना शुरू। अब आपके सवाल कोई है तो पूछे, तो मैं तो बोलता जाऊंगा, वो मजा नहीं आएगा। और कुछ लोगों के भी अगर सवाल हैं तो वो नीचे आ जाएंगे तो मैं और इंटरेक्ट कर सकता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल सर, आपने इतनी अपनी ऐसा होना चाहिए ना, हम बातचीत थिएटर है तो फिर सामने सामने होनी चाहिए ना। सो प्लीज आस्क मी क्वेश्चन। बिल्कुल श्योर। सरला जी पूछ रही है, गजब का कॉन्फिडेंस है आप में। अरे सरला जी, मैं 69 का अब भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो कब आएगा? एनीवे थैंक यू, जीते रहिए, गॉड ब्लेस। अगर आप मेरे से उम्र में छोटे हैं तो ब्लेसिंग्स। हाँ बोलो काजल प्लीज। सरला जी डॉक्टर हैं, शी इज आई थिंक 70 प्लस है वो, एंड शी इज डॉक्टर एंड शी इज ए ग्रेड। ओ बड़ी बहन है मेरी, फिर बड़ी बहन सरला जी, माफी चाहता हूँ दीदी, सरला दीदी नमस्ते। कश्मीर से हमारे साथ। हाय ब्रदर नूतन, हाय नूतन, जीती रहो, खुश रहो। शी इज माय क्लासमेट नूतन। मनोज, हाय मनोज, अरे वाह भाई मनोज, क्या बात है। काजल हाँ पूछो प्लीज। अयाज जी जुड़े हैं कश्मीर से, बहुत बहुत शुक्रिया सभी के जुड़ने के लिए। मैं ये चाहूंगी आपसे जानना कि आप राइटर भी हैं, आपने बहुत कुछ लिखा भी है, तो आपने कब शुरू किया, कब आपने लिखना शुरू किया और किस तरह से आपके जहन में आया कि अब आपको लिखना ही लिखना है, वो उसकी अच्छा सवाल, वेरी राइटली आस्क्ड। ये काजल मैंने स्कूल में ही सीखना शुरू किया। जब मैं चिल्ड्रन थिएटर में गया तो मेरा पहला जो स्कूल था जहाँ मुझे जॉब मिली, वो ब्लूबेल स्कूल है लेडी श्री राम कॉलेज के सामने। तो वहां की जो चेयरपर्सन थी मिसेस सोनी, शी वाज अ ग्रेट लेडी, वो थिएटर भी करती थी, इफ्ता वगैरह में भी रही। तो उन्होंने मुझे कहा देखो युवराज तुम एनएसडी से हो, लेकिन जब स्कूल के अंदर गेट के अंदर घुसते हो तो एनएसडी की जो डिग्री है उसको बाहर टांग के आना, अंदर जब आओ कम एज ए टीचर, आर्टिस्ट बन के नहीं आना, टीचर बन के आओ, क्योंकि ड्रामा यहां इस्तेमाल करना है तुम्हें पढ़ाने के लिए, उनको ग्रूम करने के लिए। अब शुरू हो गया जी मैं, फिर उन्होंने कहा जी 15 अगस्त आ रहा है ड्रामा करो, तो मैंने कहा जी स्क्रिप्ट दो, बोले स्क्रिप्ट तुमको बनानी है। सो वहां से मुझे समझ आई कि काम मुझे करना पड़ेगा।
तो फिर धीरे 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 मैंने पहले छोटा लिखना शुरू किया, छोटे स्किट कह लो, या 5 मिनट के, 10 मिनट के, और मतलब शुरू किया मैंने। पढ़ना इस वजह से शुरू किया कि मुझे लिखना है। मैं लिख तभी सकता हूं अगर मैं कुछ पढ़ा हूं तो, बिल्कुल, और पढ़ा भी तभी सकता हूं अगर मैं खुद पढ़ता हूं। तो मेरी स्कूलों से ही शुरुआत हुई लिखने की। अब प्रॉब्लम हमारे मुल्क की ये है काजल जी, कि यहाँ पर बच्चों के लिए कोई कुछ नहीं करता, है ही नहीं कुछ। मतलब ना तो उनके लिए गाने लिखे जाते हैं, ना कविता है, ना नाटक है। जो पढ़ते हैं हम, या तो शेक्सपियर पढ़ते हैं बच्चे, या फिर जो हिंदी कवि हैं, मतलब अच्छे वाले हालांकि, तो वो जो पीरियड वाले हैं उनकी जो हिंदी है, अब वो अगर आपका हिंदी में इंटरेस्ट नहीं है तो बच्चा, क्योंकि हमारी हिंदुस्तान की बदकिस्मती ये भी है, मातृभाषा हिंदी, लेकिन हिंदी कहीं बोली नहीं जाती। वो जो किताब वाली हिंदी वो कहीं नहीं बोली जाती है। हम हिंदुस्तानी बोलते हैं, हिंदी नहीं, हिंदुस्तानी, जिसमें अंग्रेजी के शब्द है, उर्दू के हैं, पंजाबी के हैं, और जो मतलब रीजनल शब्द होते हैं, तो वो समझ आ जाती है उसमें। तो अब एक कहानी, मतलब जो आज की जनरेशन है और उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सब कुछ फ्राई अंग्रेजी में किया जाता है। अगर बच्चे के प्रोफाइल में अंग्रेजी का तड़का नहीं लगा तो वो तो अरे यार इंफीरियर है, उसको अंग्रेजी नहीं आती है। तो अब आप क्या करें, बच्चा क्या करे? वो अपनी भाषा भूलता जा रहा है। मैंने देखा है सिख फैमिलीज के बच्चे जो है, उनको पंजाबी नहीं आती, पेरेंट्स आपस में पंजाबी में बात करते हैं और बच्चे को कहते हैं सनी इधर आओ, तो पंजाबी इधर, सनी कहां से पंजाबी सीखेगा? तो देन आई स्टार्टेड राइटिंग फॉर देम। मैं उनका लिटरेचर, उनकी फिल्म्स, वो क्या देखते हैं, मैंने वो देखना शुरू किया। मैं WWE जो ये है फाइट्स होती है वो भी देखता था, सुपरमैन की फिल्में देखता था कि क्यों पसंद करते हैं इसके पीछे। देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग माय ओन थिंग। आई स्टार्टेड सर्चिंग, आई स्टार्टेड कन्वर्टिंग स्टोरीज इनटू प्लेस। और मेरा पहला जो ये था, जब मैंने रेपर्टरी छोड़ी, तो मुझे बाद में शाह साहब आए थे, और वो अनुराधा कपूर जी थी, इन्होंने मुझे लखनऊ भेजा था एक वर्कशॉप के लिए, तब मैं रेपर्टरी छोड़ चुका था। मैंने वहां पहला प्ले लिखा था, जो टैगोर जी की कहानी है तोता, वो मैंने म्यूजिकल प्ले बनाया था। लेकिन उस कहानी को मैंने कंटेम्प्रेरी बनाया था, आज का, कि आज मतलब एक था राजा, बड़ा नेक राजा था, बिल्कुल पिताओं की तरह। तो बच्चा वहां पर वो कहता है अच्छा मेरे डैडी की तरह, नरेटर कहता है हाँ काफी कुछ वैसा ही। उसका एक तोता था जो बहुत शरारती था, हर वक्त उधम मचाता रहता, कभी इधर जाता कभी वो बोल, वो मेरे भैया जैसा था तोता। बच्चा एक और बोलता, तो वो कहता है हाँ हाँ ठीक है अब चुप, कहानी सुनो ना। तो मैं उस नरेटर को इस तरह से यूज किया कि कभी कहानी के बाहर जाते हैं, कभी आप कंटेम्प्रेरी उसमें आ जाते हैं। तो उसमें फिर मैंने किसी को नहीं बख्शा, ना मैंने सीबीएसई को छोड़ा, ना मैंने एनसीईआरटी को बख्शा, पेरेंट्स को नहीं बख्शा, टीचर्स को नहीं, प्रिंसिपल्स को नहीं, इस सबको मैंने उधेड़ के रख दिया। और बड़ा अच्छा शो गया वहां लखनऊ में, इसको गन्ना संस्थान में किया था मैंने। और वो मैंने दिल्ली के, जब मैं स्कूल्स में आया वापस दोबारा शुरू किया, तो सभी स्कूल में मैंने किया वो प्ले। और मेरी खुशकिस्मती थी कि प्रिंसिपल सब ने मेरा साथ दिया और उन्होंने वो प्ले होने दिया। हालांकि एक लाइन पहले बोल देते थे कि हमारे स्कूल में ऐसा नहीं होता है। सो एनीवे व्हाटएवर इट इज, तो मैंने लिखना वहां शुरू किया। फिर प्रॉब्लम आती थी, जो बच्चियां स्पेशली बोलती थी स्कूल्स में, वो कहती थी सर घर में भाई को प्रेफरेंस दी जाती है, उनके हिसाब से दादी, नानी, बुआ, वो हमेशा भाई, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होने की वजह से। देन आई स्टार्टेड राइटिंग प्लेज एंड पोएम्स जो सिर्फ गर्ल चाइल्ड को दिमाग में रखता। अब छोटी सी बच्ची कह, उसका डायलॉग होता था, सुना है भगवान होता है, होती क्यों नहीं। हर कहानी एक था राजा से शुरू होती है, एक थी रानी से क्यों नहीं। इट्स अ फैक्ट बिकॉज इट्स अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। तो फिर मतलब अब चूंकि स्कूल्स में तो एक होता कंडीशन होता है कि आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें करनी है, जात पात से मतलब जो ये जो डिफरेंसेस हैं, तो वो मैं कहानियां फोक टेल्स लेके उनको कंटेम्प्रेरी करके मैं करता था, तो मुझे बहुत मजा आता था। देन आई स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स आल्सो। I'll tell you
एक छोटी सी पोएम मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। जी बिल्कुल। श्योर। सॉरी, एक सेकंड लगेगा। आपके अभी लिए मैंने सवाल पेड़ भी पे एक पोएम लिखी। आपके लिए सवाल भी पेड़। आए हैं बहुत सारे। हाँ, कहाँ? प्लीज प्लीज बोलो 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 एक नूतन जी ने आपसे एक बोलो। सवाल पूछा है। नूतन जी ने आपसे किसने? सवाल पूछा है। नूतन जी हाँ, ने नूतन। हाँ। सवाल व्हाट्स द इन्होंने फ्यूचर लिखा डज है। मैन? दस फ्यूचर माइम हैज डज इन प्रेजेंट माइम टाइम। हैज अ प्रेजेंट टाइम। हाँ, मैं जरूर बताऊंगा नूतन। माइम का फ्यूचर हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का तो पता नहीं नूतन, लेकिन कलकत्ता में जरूर जिंदा रहेगा जब तक निरंजन दा है, निरंजन गोस्वामी जी हैं। माइम नहीं खत्म होने देंगे। और उन्होंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करे हैं जिनमें वो है। एक तो ना बंगालियों में पता नहीं, परमात्मा भी ना बड़ा बायस्ड है। सारा टैलेंट और सारी थिंकिंग वही डाल दी है उन्होंने, या महाराष्ट्र में डाल दिया। हम पंजाबियों के जिनमें हर चीज फ्राई करके खाना ही आ गया। बस पैसे कमाओ जी, 1 घंटा और बचाओ। अरे वो पैसे कमा लो, आज भैया खुशी का दिन है, चलो फिर चिकन खाते हैं और बोतल खोल लेते। हमारा मतलब एक्सट्रीम वही है, हर चीज फ्राई कर, लकड़ी भी फ्राई करके खा जाते हैं। सो एनीवे, अब क्या करें, हम हैं तो हैं। तो इसीलिए कल्चर के मामले में हम थोड़े से मतलब उतना स्पेस नहीं रख सके हैं। मैं नूतन में जरूर बोलूंगा माइंड के बारे में, जरूर। और कश्मीर से घड़ी भी भी देख रहा हूँ सवाल है। मैं। नहीं नहीं सर, हाँ, कोई बोलो। बात नहीं, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। कश्मीर से भी सवाल किया। अय्याज आरिफ जी हैं, मीडिया से जुड़े हैं, प्रोड्यूसर अच्छा, डायरेक्टर रहे हैं, थिएटर से जुड़े हैं। उन्होंने आपके लिए एक सवाल भेजा है। प्लीज। हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ थिएटर इन इंडिया when our young generation is much inclined towards films and electronic media? They feel the future is more secure in the films and television. आप सही कह रहे हैं यार जी, तारिक साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे पास भी ज्यादा जो मेरे सीखने आते हैं, एक्टिंग के स्टूडेंट कह लीजिए या कॉर्पोरेट के बच्चे, उनमें बेसिक प्रॉब्लम यही है कि वो 2 प्ले करते हैं और उसके बाद तीसरे दिन वो राजधानी का टिकट करा के बॉम्बे जाना चाहते हैं। सी दे डोंट अंडरस्टैंड। फिल्म बहुत अच्छा मीडियम है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत स्ट्रांग मीडियम है। लेकिन वो जो बच्चों को अट्रैक्ट करता है वो इसका ग्लैमर और पैसा। दे डोंट अंडरस्टैंड स्ट्रगल। और ये जो विधा है इसको जानना बड़ा मुश्किल है। इसको जानने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। आप जरूर करिए, पर उससे पहले आप इस समझिए, जो थिएटर है ये एक्सप्रेशन का मीडियम है। पहले एक्सप्रेशन करना आए तो सही, आपको एक्सप्रेसिव तो हो जाओ। पहले आप मर्म तो समझो, कैरेक्टर का अपने अलावा अपने आप को एनालिसिस करना तो शुरू करो। तुम्हारे अलावा भी दुनिया है, ये भी तो जानना शुरू करो। तो जब आप फिल्म में नहीं जा पाए, फिल्म में आपको सबसे बड़ी तकलीफ होगी, आपको एक्टिंग करने ही नहीं देंगे। वो तो कैमरा करेगा। अब 100 शॉट लेके अगर 100 टेक लिए, उनमें से एक टेक हो गया और आप उसमें डाली, तो आपने क्या कमाया? तो आप तो मशीन की तरह फटाफट देते जा रहे हो। आप बार बार वही सवाल पूछे जा रहे हो। आपको स्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसी वक्त कहता है अच्छा तुम्हारा डायलॉग है, अरे तुम आ गए, किससे बोलना है ये भी नहीं बताते हैं। कैमरा को देख के बोलो अरे तुम आ गए, अब 10 बार बोलो अरे तुम आ गए, नहीं थोड़ा वो लगा के अरे तुम आ गए। अब पागल हो जाता है आदमी, ये क्या कर रहा हूं मैं यार, मुझे कोई रिएक्शन ही नहीं मिल रहा। बट प्रॉब्लम यूथ के साथ यही है, ग्लैमर और पैसा। और जो मीडिया, स्पेशली हमारा टेलीविजन मीडिया है, इसकी वजह से फिल्म और पॉपुलर हो गई, क्योंकि अब फिल्म दिखती है वहां पर। हमारे ये जो इनके आइकॉन हैं वो फिल्म में, थिएटर में जो है वो सारे टेलीविजन पे दिखने लग गए हैं। तो और ग्लैमर बढ़ गया है इनका। फिर इनको खुशकिस्मती से भी या मेरे हिसाब से बदकिस्मती से भी एनएसडी वाले हमारे जो दोस्त हैं वो काफी वाया वहां पहुंचने लग गए हैं। और कुछ उनमें से जो जेन्युइन थे और मेहनती हैं और मेहनती थे वो कामयाब हुए। तो बड़े भाई नसीर साहब, ओमपुरी जी, तो ये लोग तो दिग्गज लोग हैं। बट ये हमारे नौजवान ये नहीं समझते, उन्होंने पहले थिएटर करने के बाद, खूब थिएटर करने के बाद इंस्टीट्यूट, फिल्म इंस्टीट्यूट भी किया है। दे हैड टू अंडरस्टैंड दिस मीडियम, क्योंकि दोनों की एक्टिंग विधा डिफरेंट है। थिएटर की अलग है और फिल्म की अलग है। एक्टिंग स्टाइल ही डिफरेंट है। मैं यहाँ हाथ यूं करता हूं तो हाथ कट जाता है, तो मुझे ये हल्का सा यूं ही करना पड़ेगा, बल्कि यूं ही करना पड़ेगा। और थिएटर में मैं पूरा हिलाता हूँ। तो हाँ, फ्रेम में बन जाते हैं, फ्रेम। हाँ, एकदम बना हुआ प्रेम है। तो ये करने के लिए बहुत कोफ्त होती है।
तो नौजवान आरिफ जी, यही तो प्रॉब्लम है कि मैंने जैसा आपसे गुजारिश की कि वो ही है ग्लैमर, वो अट्रैक्टिव इतना है, मीडियम हीरोइनें दिखती हैं, ओरिजिनल नहीं है, रियलिस्टिक कुछ नहीं है उसमें। रियलिस्टिक फिल्मों में अगर करें, मशान जैसी फिल्म, वाटर जैसी फिल्म, जो कायदे की फिल्में हैं, अगर वो करें तब इनको समझ आए, तब मैं भी कहूं कि हाँ भाई फिल्म करनी चाहिए। बाकी कमर्शियल फिल्म का तो कोई भविष्य नहीं है। हमने बहुत सारे अच्छे एक्टर्स जो हैं वो गुर्बत में मरते देखे हैं हमारे सामने जीवन में। सो एनीवे, हमको ही रीजनल लेवल पे थिएटर को, हम लोगों को, आपको, आरिफ साहब ही थे ना जिससे मैं बात कर रहा हाँ, था? आरिफ आरिफ, साहब, हाँ आरिफ साहब, हाँ, आरिफ तो साहब। हाँ आरिफ साहब, तो रीजनल लेवल पे जैसे ये कर रहे हैं, रूबरू वाले कर रहे हैं, शी डज टीवी ऑल्सो, शी डज एवरीथिंग, बट शी इज डूइंग थिएटर। उसने अपना ब्रांच दिल्ली में भी रखा हुआ है। सो दैट्स द ब्यूटी, शी लव्स, शी हैज मतलब पैशन फॉर इट। तो ऐसे और लोग हैं ग्वालियर में, वो जैसे गीता है, गीतांजलि है, मेरा मंच वाली, शी इज ऑल्सो डूइंग। तो और जगहों में, बिहार में बहुत है थिएटर प्रेमी। मैं अभी इन्हीं पे, इन दिनों कोरोना का ये भी इन्हें भी फायदा हुआ कि जो लाइव आ रहे प्रोग्राम, तो वहां बच्चे एनएसडी के निकले हुए, वो जाके इंटीरियर में थिएटर कर रहे हैं। हमको प्रॉब्लम है कि हमको थिएटर जब हम कहते हैं तो दिल्ली वाला या बॉम्बे वाला थिएटर थिएटर समझ आता है, क्योंकि उसके पोस्टर बहुत लगते हैं, स्पॉन्सर बहुत होते हैं। जो गांव गांव थिएटर हो रहा है बिना रिसोर्सेज के, बिना एकेडमियों की मदद से, बिना स्टेट हेल्प से, वो लोग कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं, और खूब शिद्दत से कर रहे हैं, और कामयाब थिएटर कर रहे हैं। मतलब उसमें बात है। जी, कोई सवाल पूछे? सवाल सुचित्रा जी लिखती हैं, सुचित्रा जी जानी मानी आर्टिस्ट हैं दिल्ली की और आकाशवाणी की। वो लिखती हैं कि थिएटर नीड्स प्रिजर्वेंस। सॉरी, थिएटर नीड्स प्रिजर्वेंस, थिएटर नीड्स प्रिजर्वेंस। प्लीज, मैं सुचित्रा जी नमस्कार, मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है। प्रिजर्वेंस मतलब मैं साफ बोलता हूँ भाई, मैं साफ बोलता हूँ, अनुवाद करो इसका मतलब क्या है? थिएटर को एक रखने की जरूरत है, उसको संभाल के रखने की जरूरत है। भले ही हम लोग काजल, आप अच्छी तरह जानती होंगी, अलाइव रखने की जरूरत है थिएटर को हमें। जी जी सुचित्रा जी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लाइव तो देखिए, मैं मेरे यहाँ गुड़गांव में मेरा एक दोस्त है तो मुझसे 2 साल जूनियर है, महेश वशिष्ठ। उसने बड़ी कोशिश की, अकेडमी से पैसा या गवर्नमेंट हेल्प के लिए नहीं मिली, वो गुस्सा खा गया। उसने अपने घर की छत पे ही ऑडिटोरियम बना लिया है, 3rd फ्लोर के ऊपर। हालांकि उससे काफी तकरार भी हुआ घर वालों से भी, ये क्या कर रहे हो घर के, और पूरे मोहल्ले, पूरा मोहल्ला और दूर दूर से लोग, हिंदुस्तान के पता नहीं कितने ग्रुप्स हैं जो आके उस छोटे से स्टूडियो थिएटर में करते हैं। उस आदमी को मैं हैट्स ऑफ करता हूं। उसने, आप यकीन करेंगे, कभी उसका आप ऑडिटोरियम देखिए काजल, वो मिक्सी होती है ना, मिक्सी का जार, उसमें बल्ब लगा के और उसने लाइटिंग की हुई, ऐसे लाइट करता वो। छोटे पंखे वाले डिमर जो होते हैं, ये रेगुलेटर, उनको डिमर बना के करता है यार, वो कमाल आदमी है। तो अगर जब तक ऐसे लोग जिंदा हैं, महेश वशिष्ठ जैसे, सुचित्रा जी जरूर हो, द टू क्राफ्ट्स आर डिफरेंट एंड नीड अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस। बहुत छोटा लिखा रहा है, आगे क्या है काजल पढ़ना? डिफरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद क्या लिखा है? पेशेंस, पेशेंस इज द मीनिंग। या यू राइट सुचित्रा जी, आप बिल्कुल, दोनों मीडियम अलग है, लेकिन पता नहीं आप मुझसे सहमत, यू हैव राइट टू डिफर। मुझे लगता है कि बेसिक जो है, सी आई वांट टू कम्युनिकेट। मैं पैदा होते ही आदमी बाय डिफॉल्ट ही रिएक्ट करता, जो नेचर की चीज है वो रिस्पॉन्ड करती है, तो मुझे रिएक्शन चाहिए चाहिए। तो थिएटर एक जो पहली विधा है, स्टोरी टेलिंग का कंसेप्ट जो है, वो आदम काल से चला आया है। आदम जब था शुरू में गुफाओं में रहता था, तो बॉडी से, बॉडी लैंग्वेज से ही वो पूरा कनेक्ट करता था। वो गया, शिकार कैसे किया उसने, और अपने बुजुर्गों, बच्चों और औरतों को बताता कि एक शिकारी बनता, एक शिकार बनता था। तो ये स्टोरी टेलिंग हमारे वो मतलब आदम के डीएनए में ही है, वो करेगा ही करेगा वो। तो वो एक्सप्रेशन, अगर मैं, इच्छा है मेरी, तो मैं अगर थिएटर की समझ के साथ चलता हूं, और मुझ में मीडिया की वजह से आजकल अवेयरनेस इतनी आ गई है,
टेलीविजन और फिल्म की वजह से कि आदमी की अर्ज जी होने लग गई है। लोग अब इमिटेट, देखिए एक बड़े अच्छे वो है बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट हुए हैं, डेसमंड मॉरिस, इंग्लैंड के हैं वो। तो उन्होंने एक पूरी सीरीज बनाई थी बीबीसी के ऊपर, मैन वॉचिंग ह्यूमन बिहेवियर, क्या बोलेंगे, इंटीमेट बिहेवियर, ह्यूमन जू, इस तरह से। तो बॉडी लैंग्वेज आदमी पिकअप कहां से करता है, जेस्चर कहां से पिकअप करता है, तो ये चीजें जो हैं एक एक्टर को जानना बहुत जरूरी है। तो आप थिएटर कर रहे हैं या फिल्म कर रहे हैं, आपको ये सबकॉन्शियस में आपके विजुअल में विजन में गया होगा, तभी आप आउटपुट दे पाएंगे उसकी। जैसे मैं अक्सर कहता हूं बच्चों से, सवाल करता हूं कि थॉट कहां से आती है, तो अक्सर बच्चे जवाब देते हैं जी दिमाग से आती है। मैं कहता हूं नहीं, दिमाग से नहीं आती, दिमाग में आती है, पर आती बाहर से है। हमारी पांचों जो सेंसेस हैं, जितना आप एक्सपोजर दोगे तो वो उतना रिसीव करेंगे, वो सबकॉन्शियस में विजुअल चले जाते हैं। तो इस पर हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम आज की जनरेशन को परोस क्या रहे हैं, विजुअल हम ये दे रहे हैं, वो आप जानती हैं। गाने हमारे रियलिटी शो में 5 साल की बच्ची बीड़ी जलाए दो पे अगर डांस करेगी तो उसको बचपन तो नहीं पता ना, बचपन के गाने कौन से होते हैं, जुगनू क्या चीज होती है उसको नहीं पता ना। मतलब ये चीजें जरूरी है ना, मतलब कि पेड़ क्या चीज है। अब पेड़ जो है वो बॉन्जोई में अगर देखने लग जाएगा बच्चा, तो उसको पेड़ का कंसेप्ट या तो फिर फिल्म में देखेगा, टेलीविजन पे देखेगा, कटआउट में देखेगा। तो मैं थिएटर जब करता हूं मैं इन चीजों का ख्याल रखता हूँ। मैं मतलब फिल्म के बारे में चूंकि मैं इतना ज्यादा एक्सपोज नहीं हूँ उस मीडियम के बारे में, तो आई एम नो अथॉरिटी और मेरे को उतनी नॉलेज नहीं है। मैं आई लव माई थिएटर एंड चिल्ड्रन थिएटर एंड बॉडी लैंग्वेज, तो उस बारे में मैं माफी चाहूंगा दोस्तों, मैं इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, मैं बहुत सादा सा जमीनी इंसान हूँ। बीए तो कर ली थी जैसे तैसे। थिएटर आपको एक ट्रांसफॉर्म कर देता है, आपकी शख्सियत को बिल्कुल बदल के रख देता है। थिएटर जैसी कोई चीज ही नहीं है। मुझे तो इंसानी थिएटर ने बनाया, बिकॉज थिएटर हैज टॉट मी टू एनालाइज थिंग्स। एक बेहतर इंसान बनने में थिएटर मेरे को बहुत काम आया है, बहुत काम आया है। तो मैं तो इसलिए इससे जुड़ा ही रहना चाहता हूँ। सुचित्रा जी, मैं माफी चाहता हूँ, आपकी बात का शायद मैं पूरा जवाब न दे पाया हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली इंटेलेक्चुअल हूँ ही नहीं, तो बहुत सादा सा आदमी हूँ। सर कुछ सुनाने वाले थे हमको। हाँ, मैं आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि मैंने पेड़ से रिलेटेड एक लिखा, पेड़ों पे, कि बच्ची एक कह रही है, बाबा ये पेड़ न कटने देना, ये याद मेरे बचपन की, लुक्का छिपी करने की, झूलों वाले सावन की। ये पेड़ गिलहरियों वाला, इस पेड़ ने मुझको पाला, इस पेड़ के नीचे अम्मा ने मुझे राम की कथा सुनाई, इस पेड़ के नीचे धूप में मैं छैया लेने आई। ये तुमसा दिखे है बाबा, ये तुमसा लाड करे मुझसे, माँ ने डांटा तब इसी पेड़ के नीचे तुमने सुनाया, तुमने सुनी रुलाई, इसने सुने रुलाई, बाबा ये पेड़ न कटने, बाबा ये पेड़ न कटने। सो दिस इज बेसिकली अबाउट ट्री। मतलब मैं उस तरह से लेता हूं कि पेड़ मेरे लिए अब विजुअल्स हैं, मतलब आप क्या बोलूं मैं। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत। तो बहुत सारी चीजें हैं, अब मैं क्या बोलूं यार। तो मैंने छोटे नर्सरी से लेके बड़ों तक सबके लिए लिखी मैंने चीजें इसी हिसाब से। एंड मजा आया, मतलब मुझे लिखने में मजा आता गया, करता ही गया काम, और वक्त ने सिखाया, हालात ने सिखाया चीजें कुछ। सर बहुत खूबसूरत। आप स्केचिंग भी करते हैं? हाँ, वो नहीं खूबसूरत तो नहीं, बट मैं स्केचिंग जरूर करता हूँ। वो भी एक बड़ा मजेदार मीडियम है। मुझे पेड़ों से, जैसे मैंने कहा, बड़ा लगाव है। मुझे भगवान या जो भी रब ऊपर वाला जो है, वो मुझे उसमें दिखता है। एक तो लाइफ है पेड़ में, नेचर में, और दूसरा उसकी कोई जात नहीं।
पेड़ की, मतलब नाम को छोड़ो। तो मैंने एक प्ले किया था काजल जी, अमृता देवी का आपने नाम सुना हो शायद। ये बिश्नोई समुदाय जो है, इन इनसे रिलेटेड हैं अमृता देवी जी। तो ये 16वीं सदी की बात है मेरे हिसाब से। तो अमृता देवी हुई हैं, ये हिस्ट्री है। तो शी वॉज द फर्स्ट लेडी जो पेड़ों से चिपको आंदोलन का कंसेप्ट उसने शुरू किया। तो बिश्नोई जो का वर्ड जो बिश्नोई होता है, इसका मतलब होता है अगर आप संधि क्षेत्र में 20 नोई 29ers, मतलब 20, इनके 29 नियम होते हैं इस समुदाय के। तो ये प्रकृति से, स्पेशली पेड़ों से और पशुओं से बहुत प्यार करते हैं। और चूंकि राजस्थान में वहां पेड़ होते नहीं, तो ये पेड़ लगाते हैं और उससे इनका बड़ा लगाव होता है। तो मैंने उस पूरे कहानी को, क्योंकि शी वॉज अलॉन्ग विद 300+ लोग जो थे वो पेड़ों से चिपक गए थे, तो जो वहां के राणा, उनको लकड़ी चाहिए थी तो वो काट दिए गए थे पेड़ों के साथ। तो वो आज भी, आज के इस युग में भी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है उनके नाम पे अवार्ड देती है। जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं या एनवायरमेंट के लिए काम करते हैं, उनको वो अवार्ड भी देती है। तो उसमें मतलब मैं आपको एक चीज और बता, हाँ, अब ये देखिए मैंने एक छोटे बच्चों के लिए लिखा है। अब जुगनू जो चीज है, जुगनू आपने तो देखे होंगे, क्योंकि आप पहाड़ी इलाके से हैं और पता नहीं अब जम्मू का क्या हाल हो गया, वहां पेड़ बचे हैं कि नहीं, पर आपने अपने बचपन में जरूर देखे होंगे। तो मैंने एक छोटी सी पोएम लिखी थी, जुगनुओं जुग जुग जियो, मैं खुश नसीब हूं तुम्हारे ढेरों गीत सुन सका। तब घास थी, सरकंडे थे और नीला आसमान था, तब चांद संग तारे भी थे, घर में ही रिश्ते सारे थे। नानी का घर ननिहाल था, शहतूत भी खुशहाल था। दादा की मीठी झिड़की थी, आंगन में खुलती खिड़की थी। हम जगमगा के मिलते थे, रातों में फूल खिलते थे, हथेलियों में पकड़ तुम्हें संभल संभल चलते थे। अब जुगनुओं झुक के जियो, आबो हवा में जहर है, सुकून सिर्फ लफ्ज है, जो दिख रहा वो कहर है। खेतों में उगती बिल्डिंगें और पेड़ गमलों में घुसे, अब दूर जाओ घाटियों में, घर तलाशो फिर नए, घर तलाशो फिर। सो दिस वाज, अब जुगनू को लेके मैंने एक छोटा सा कंसीव किया था बच्चों के। बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हमारे रंगकर्मी है रूबरू थिएटर से जुड़े हुए, तो वो कुछ आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। मैं चाहूंगी कि आ जाएं प्लीज। रितु, कौन बच्चा है? हेलो रितु। नमस्कार सर। जीते रहो, बोलो। धन्यवाद। आज आपसे रूबरू होने का मौका मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। जैसा कि आपने बोला कि आपके अंदर एक्टिंग के कीटाणु थे। मैं एक्टिंग करता ही नहीं सर। अभी आपने बोला था कि मेरे अंदर, अभी आपने बोला कि मेरे अंदर एक्टिंग के कीटाणु थे। एक्सप्रेशन के कीटाणु थे। अच्छा, एक्टिंग बड़ी नकली चीज है। एक्टिंग जो है ना, इफ यू एक्ट then you are false. Don't act, react. What's your name? React. Ritu. What's your name? Ritu. Sorry? Ritu. You reacted to me. Okay. So to tell me, to answer me, you don't have to become anything else. Okay. So theater is like that. It's very simple. The first dialogue in any play is an action, and then onward till the end of the play, it is reaction of the earlier action. So if you are an intelligent actor, listen to your co-actor and answer. एक्टिंग में सिर्फ अकल चाहिए, थिएटर के लिए अकल चाहिए, सिंपल अकल चाहिए। सुनिए, समझिए और जवाब दीजिए। जो डायरेक्टर कहता है, जो राइटर कहता है, उसने इंटरप्रिटेशन में बता दिया है कि ये कैरेक्टर ऐसा है, ये वहां से आता है, ये है, तो आपने दिमाग में उसको बिठा दिया, कहानी समझ ली। फिर डायरेक्टर अपने इंटरप्रिटेशन बताता है कि मेरे हिसाब से ये है, ये है, ये। फिर एक्टर सुनते वक्त, कंसीव करते वक्त एक अपना तीसरा भी बनाता है
फिर वो तीसरा जो है सबके साथ साझा करता है, को एक्टर्स और डायरेक्टर के साथ। तो कहीं जाके उसका एक बैलेंस बनता है। देन वी ऑल स्टार्ट टेलिंग द स्टोरी। वी टेल ऑडियंस, वी शुड नॉट मेक पीपल फूल। ब्रेख्ट, मैं इसलिए मैं ब्रेख्टियन वे ऑफ थिएटर जो है उसको ज्यादा पसंद करता हूँ। तो वो बीच बीच में तोड़ता रहता है। ब्रेख्ट की खूबी थी कि वो कभी भी 100% इन्वॉल्व नहीं होने देता था, वो तोड़ देता था। वो कहीं बीच में अचानक कोई फिल्म की क्लिप चल जाएगी, वो फ्रीज करवा देते थे, नरेटर आ जाता था बीच में, ऐसे खटक करके कुछ साउंड इफेक्ट आता था, तो वो जगाता था। वो ये कह रहा था 100% इन्वॉल्व मत हो, टेल द ऑडियंस वी आर डूइंग ड्रामा एंड वी आर बेसिकली वी व्हाट वी आर। अरे अरे सॉरी, क्या हो गया, पता नहीं कहां से फोन आ गया। अरे हेलो हेलो, हाँ बीच में फोन आ गया। सुना नहीं, आपकी sorry। आवाज आ रही है। हाँ हाँ, तो मैं उस तरह से करता हूं। जैसे अभी भी मैंने काजल जी से कहा कि मैं चाहता हूं मुझे इंटरप्ट किया जाए बीच में, इससे नहीं तो ऑडियंस सो जाएगी, जो हमको सुन रहे हैं वही सो जाएंगे। तो मुझे उनको रजिस्टर करना, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नीचे लिख के आ रहे हैं, जिनके नाम है, या जो मेरे से सवाल कर रहे हैं, दैट इज थिएटर। मैं इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा था, मैं बैड एक्टर। एक्ट नहीं करना, मुझे कहानी समझनी है, जो लिखा हुआ है उसका कारण जानना है और रिएक्ट बैक करना। तो उसमें कुछ जरूरत नहीं मुझे किसी इज्म की, मुझे किसी ट्रेनिंग की। मुझे कॉमन सेंस यूज करना है और सरेंडर करना है डायरेक्टर के सामने कि यस आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो मेरा मैं जो है उसको मैं हैंगर में बाहर टांग देता हूं और फिर जो कैरेक्टर है उसका वाला हैंगर उतार के अपने ऊपर डाल देता हूं। जो सीन खत्म होता है मैं फिर ऑफ कर देता हूं। मैं मेथड एक्टिंग में पहले करता था, अब मैं उसमें नहीं करता। उस स्टाइल को मैं नहीं पसंद करता, मेथड एक्टिंग को। वो मेरा अपना पर्सनल है, प्लीज आई स्टैंड करेक्टेड। मैं कोई वो तोप नहीं हूं या मैं ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरे को इस उम्र में कंफर्टेबल लगता है और जो मेरे एक्टर्स के साथ भी मैं करवाना चाहता हूँ, मैं इसी पद्धति पे करता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बिकॉज मुझे ऑडियंस को मतलब पकड़ के रखना, ऑडियंस से बातचीत करनी, वो अच्छा लगता है ना काजल? हाँ, आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, मजा आ रहा है। अब खाली मैं ही दिखता रहूं इसके ऊपर, सेल फोन के ऊपर, बड़ा अजीब लगेगा ना। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपने आप से क्यों बातें करे जा रहा हूँ, तो मैं दिख रहा हूँ। तो आप मुस्कुरा रहे हैं, आप सिर हिला रहे हैं। एक तो सिर हिलाने से ये समझ आई कि आपको समझ आ रही मेरी बात, मैं फेंक नहीं रहा, या आप मजबूरी में नहीं सुन रहे, और सुन रहे हो तो कह देना सर बस टाइम हो गया 8 कह देना अगर मजबूरी। नहीं सर, कैरी ऑन कैरी अच्छा, ऑन। और कोई सवाल बताओ, और कोई सवाल? और कौन है हमारे साथ? और कोई सवाल पूछना चाहते हैं हमसे? राजीव जी, माइक अपना ऑन कीजिएगा। हेलो। हाँ सर, पहले तो मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि आप मेरे गुरु रहे हैं सर। इस चीज को मैं अपने लिए ब्लेसिंग की तरह मानता हूँ कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आपने जो मुझे एक बार स्टोरी बताई थी महाभोज की, जिसमें आपने एक छोटा सा कैरेक्टर किया था और आपने उसके लिए कितनी मेहनत की थी, मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे साथी हैं जो नए कलाकार हैं वो समझे कि एक छोटे से एक्ट के लिए भी हमें कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, वो मैं जानना चाहूंगा। श्योर। काजल, ऐसा हुआ कि महाभोज प्ले हुआ रेपेट्री में, मनु भंडारी जी का नावल है। तो वो पहले नावल था, तो उसमें अमाल अलानन जी ने उसको हमारे जो सीनियर एक्टर्स थे उनके साथ मिलके उसको ड्रामेटाइज किया हमने। तो उसमें चूंकि सीनियर एक्टर्स थे तो उनके होते हुए हम तो ताजे ताजे आए ही थे, तो इतना वो हमको मतलब सीखना भी था, रोल हमारे लिए उनको नहीं समझ आया। तो मुझे थानेदार का रोल मिला था। तो उस पूरे नावल में 2 जगह उसका जिक्र आता है और डायलॉग उसके मेरे ख्याल जब इंटेरोगेशन होती है या बातचीत होती है थाने में, बाहर से एसपी आता है, तो उस दौरान जो बेचारा विक्टिम है उससे मेरे 2-3 मतलब बातें हैं और वो भी गाली गलौच में ज्यादा है। अब उसको जब मुझे रोल मिला तो मैं मेथड एक्टिंग वाला उस वक्त था मेरे ऊपर पूरी तरह से। तो मैं करीबन 3 महीने के करीबन मैंने बाल छोटे छोटे करा लिए थे, बहुत बिल्कुल क्रू कट जो होते हैं, और यूनिफॉर्म बनवा ली थी पुलिस की, स्टार उतार दिए थे हालांकि क्योंकि वो लीगल नहीं है।
और डंडा लेके पूरा दिन मंडी हाउस में घूमता रहता था और 3 व्हीलर वालों से बात करना, जानते थे सारे। लेकिन आई वॉज इन दैट कैरेक्टर। और मैं पुलिस स्टेशन, एक वहां 3 व्हीलर वाला था, मेरा दोस्त था, तो उसका ब्रदर तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में वहां एम्प्लॉयड था, तो मैं वहां जाता था पुलिस स्टेशन। तो 1.5 महीना मैं जाता रहा हूं, और वो कन्विक्ट्स को कैसे ट्रीट करते हैं मैं वहीं बैठता था, थप्पड़ भी मार देता था मैं केवल। तो मैं लैंग्वेज को कोर्स किया अपने, मैं भाषा को बिल्कुल बिगाड़ा नहीं कह सकते, आई पिक्ड अप द मतलब जो टेक्सचर होता है उसको पकड़ा। और उस जमाने में, मैं अब नहीं, उस जमाने में सिगरेट पीता था तो बिना फिल्टर वाली सिगरेट, बीड़ी वीड़ी, और मूछे ऊंचे रख ली थी, और लुक हमेशा ऐसी, हमेशा मतलब हर आदमी मुझे सस्पिशियस ही लगता है, ये बना ली थी। और वॉक में भी हल्का सा ऐसे 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 करते चलता था जैसे भारी सा वो आदमी हो। वो जब मैंने किया प्ले, तो मतलब मैं जब आता था, हालांकि लोग हंसते थे लेकिन डरते थे कि आ गया अब ये कुछ करेगा, मतलब इस हिसाब से मतलब टेरर था। बट वो, क्योंकि मैं जिस तरह से रिएक्ट करता था, मैं तो गाली वाली, मतलब लिटरली पंजाबी वाली गाली में देता था वहां स्टेज, इट वाज अलाउड। मुझे उसके इतने रिव्यूज मिले, पूरी तरह इन्वॉल्व हो गया था। मतलब मैं घर भी जाता था तो वैसी सी शक्ल लेके, तो मतलब शशि भी हैरान होती थी कि अरे भाई बाहर रखो इसको। और मैं सोचते खाते पीते वही करता था, मतलब मैं रम गया था, पूरी तरह से ओढ़ लिया था। जो कि मुझे बाद में जब प्रोफेसर फ्रिट्ज बेनेविट्स आए हमारे यहाँ, ओथेलो जब किया, तो आई डिड इयागो इन दैट। सो आप वो सोचिए, वो मैकियावेलियन विलन करना एक एक्टर के लिए कितनी, मतलब एक किस्म से रिवार्ड है कि अगर आपको कास्ट किए उसके लिए आपको रोल मिल जाए। लेकिन उन्होंने पूरी कंसेप्ट ही बदल दिया एक्टिंग का। उन्होंने मुझे एक्टिंग करनी ही नहीं। ही सेड ही इज एन हैंडसम मैन एंड उसको खेल पसंद है, खेलना पसंद है। और वो काफी, रश्मि जी कुछ पूछ रही थी, बता दें। वो और वो मस्त रहता है और टैलेंटेड है, पर होने के बावजूद भी कैसियो को वो दे दिया जाता है जो उसको मिलना था अवार्ड, तो वो गुस्सा खा जाता है और फिर कहता है अच्छा ठीक है मैं तमाशा करूं। वो खेल में विलेनी करता है जो इतनी डेंजरस है, जिसमें डेस्टिमोना मारी जाती है, शक पैदा कर देता है। तो उन्होंने मेरी एक्टिंग का बिल्कुल कंसेप्ट ही बदल दिया, और मैं इतना रिलैक्स था, मुझे एक्टिंग करनी ही नहीं होती थी। मैं जाता था अच्छा ठीक है मैं ओथेलो को बेवकूफ बनाऊं, तो मैं विंग में ही सोचना शुरू कर देता था, और देखना आएगा मैं ये रुमाल में जाके, और मैं ऑडियंस से बातें भी ऐसे। और एक उसका बड़ा फेमस डायलॉग है यादव का, इंग्लिश में, आई एम नॉट व्हाट आई एम, मैं वो नहीं हूं जो मैं हूं। अब ऑडियंस को ये समझ नहीं आता था जो हमसे बात कर रहा है ये तब वो है या जब वो ओथेलो से बात कर रहा है, तो इतना डेंजरस बन जाता है वो। तो वो बिल्कुल अलग थी विधा, वो जो मैंने पहला थानेदार का किया और ये एक दो बिल्कुल अलग अलग, मीटर ही अलग है बिल्कुल। बट आई एंजॉयड बोथ। मुझे महाभोज में भी करने में बहुत मजा आया, और उसी थानेदार के रोल की वजह से मुझे गांधी फिल्म में कुछ 15 सेकंड का रोल मिला था। मैं पुलिसिए का रोल किया था उसमें भी, जो मुझे रोक के बताना पड़ता है ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। मतलब वो इतनी तेजी से निकलता है चारा चारी उसमें, तो क्योंकि आई प्लेड दैट पुलिसमैन, सो डॉली ठाकुर जी ने मुझे उसमें। कोई सवाल प्लीज। सिने ड्रीम्स इंडिया है, वो लिख रहे हैं कि व्हाई यू रिफ्यूजिंग टू वर्क इन फिल्म्स? Sorry, speak louder. Why you refusing to work in films? Because I enjoy theater. फिल्म भाई, किन साहब ने पूछा है? किसने पूछा? इंडिया। Sorry, I can't. सिने ड्रीम्स इंडिया ने लिखा। अच्छा ठीक है। तो सिने ड्रीम वालों, दोस्तों ऐसा है, जो थिएटर मुझे दे सकता है दोस्तों, मैं आज अगर आपको 69 ईयर होने के बाद भी अगर मैं जिंदा दिल दिखता हूं, फुल ऑफ लाइफ दिखता हूं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ थिएटर। मेरी स्पाइन है, मुझे सीधा रखता है, मुझे विश्वास देता है, मेरा मतलब क्या कहूं, सेल्फ रेस्पेक्ट जिसको कहो, आई लव माई सेल्फ बिकॉज आई एम डूइंग थिएटर। सेंस ऑफ पोजेसिव, मेरा पेशा नहीं है, ये मेरा पैशन, जुनून है। ये फिल्म वालों को जुनून पता नहीं कब समझ आएगा, मुझे नहीं पता, होता होगा भाई। मैं बॉलीवुड गया नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक बार गया था वहां परफॉर्म करने, ड्रामा देख,
बस उसके अलावा मुझे नहीं पता, फिल्म से कोई लेना देना नहीं। काफी बच्चे दोस्त हैं, मित्र हैं, अच्छे लोग हैं जो मुझे बुलाते हैं। हर महीने में एक आध बार किसी कास्टिंग एजेंसी से आ जाता है, वो कहते फोटो भेजो, फोटो मैं कहता हूँ फेसबुक से उठा लो, पर मुझे अगर करना है तो यहाँ के दिल्ली आके शूट करो। तो वो हंस पड़ते हैं, ऐसे थोड़ा होता है। तो मैंने कहा ऐसे ही होता, मेरे साथ तो ऐसा होता है, मैं थिएटर जहां कर रहा हूँ तो वही करता हूँ। सो इसलिए सिने इंडिया, आई लव थिएटर, I breathe theater, I see theater, I dream theater. Theater is so close to. अरे यार वो साबुन खरीदने नहीं जा सकते जो फिल्मों वाले हैं बाहर। मैं तो वहां घूमता हूँ, सड़क पे घूमता हूँ, बातचीत करता हूँ, इंसानों से बात करता हूँ। मैं कैमरा से नहीं, इंसान से बात करता हूँ और मुझे वापस उसका फीडबैक मिलता है इंस्टेंट। ये मजा है। थिएटर करोगे सिने इंडिया वालों तो तुम्हें भी समझ आ जाएगी मैं थिएटर क्यों कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है। जी जी, और कोई सवाल कोई है तो? नहीं तो ऐसा नहीं कि खींचना है, प्लीज अगर सवाल है नहीं तो नमस्ते, फिर कभी आ और सवाल नहीं आया, नहीं अभी कोई सवाल नहीं है। तो कोई ठीक सवाल है, नहीं। अपन नमस्ते करते हैं। और या आपका कोई सवाल है? सॉरी, आपके लोगों का सवाल है, आपका सवाल प्लीज। किसी का कोई सवाल है अगर हमारे रंग कर्मियों में से है तो प्लीज स्क्रीन पे आ जाए। और एक सवाल है जयंता सिन्हा प्लीज प्लीज। जयंता सिन्हा जी है, वो लिखते हैं अगर हम दिल्ली आकर शूट करेंगे तो आप करेंगे फिल्मों में काम? नहीं यार, फिल्म में नहीं, कोई एड वैड होगी तो कर लूंगा, मतलब किसी सामान की एड होगी जो मुझे डबिंग से बड़ी वो है, घबराहट होती है। अपने आप ही देख के उसको देख के करना वो मेरे से ये अजीब लगता है, कोफ्त होती है सच में। मैं ऐड कर लूंगा, हाँ ऐड तक कर सकता हूँ, वो भी नहीं, मतलब मुझे थिएटर ही रहने दो यार। मुझे अब काम करना काजल के साथ। सिंपल, दिल्ली वाले इसके थिएटर के साथ यहाँ। लेकिन आपका शुक्रिया, जिस दोस्त ने बॉम्बे वाले ने पूछा है, मैं शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझे इस काबिल समझते हैं। I'm really humbled with this gesture. So kind of you, so nice of you. You people are so sweet. You thought of me. अब मैं दोस्तों क्या करूं? ये कीड़ा क्या करूं? ऐसा काटा है बचपन से थिएटर का, मैं इसको छोड़ना ही नहीं चाहता। मतलब ये नहीं कि छूटता नहीं है, मैं कहता हूँ मैं छोड़ना नहीं चाहता। मैं नहीं एक्सप्लेन करना चाहता कि क्या खूबसूरती है इसकी। शुक्रिया दोस्त जी। काजल कमिंग बैक। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। इतनी इंस्पिरेशनल बातें आपने शेयर की, इतनी इंस्पिरेशनल। और जितने भी हमें देख रहे हैं, जितने यंगस्टर्स हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने जरूर बहुत इंस्पायर उनको ये जर्नी करी है। So sweet of you. I'm really thrilled that you called me. I'm so humbled. आप प्यारी बेटी, छोटी बहन है मेरी। जुग जुग जियो, थिएटर करती रहो और आपके ग्रुप को भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। कभी मौका लगा तो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर आके या माइंड के बारे में, सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। और जाते जाते नूतन, मैंने जैसा आपसे कहा था, माइंड जिंदा रहेगा जब तक निरंजन गोस्वामी का है बंगाल में और वो इसको मरने नहीं। जय हो, मिलते हैं, खुश रहो। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया युवराज सर आपका। और हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। रमेश खन्ना जी, जयंता सिन्हा जी, बहुत सारे व्यूअर्स के नाम मैं ले चुकी हूँ और जो रह गए हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के माजरत कहना चाहूंगी। विनीता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अनूतन जी बहुत शुक्रिया, या शारिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर से हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल दीवान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि कल शाम को 4 बजे हमारे जो शख्सियत में रहेंगे जम्मू का लोक जो रंग है, जो जम्मू का जो लोक संगीत है, उसके जाने माने जो सिंगर हैं, बहुत बड़ा नाम है जम्मू कश्मीर में, रमालू राम जी और उनकी डॉटर सरस भारती थी। तो जम्मू का लोक रंग कल शाम को 4 बजे हमारे साथ आप रहिएगा। और फिर शाम को 7 बजे क्लासिकल वायलिन जो एशिया में एक ही हैं, जो उस्ताद साहब असगर हुसैन साहब, जो रिनाउंड क्लासिकल वायलिन
बजाते हैं और दिल्ली घराने से हैं, वो कल शाम को हमारे साथ 7 बजे रहेंगे। तो आपसे गुजारिश की आप कल शाम को 4 बजे हमारे साथ रहिएगा। जम्मू का लोक संगीत को एंजॉय कीजिएगा, वहाँ की जो शख्सियतें हैं संगीत के उनके साथ। और शाम को 7 बजे जो उस्ताद असगर हुसैन साहब हैं, रिनाउंड क्लासिकल वायलिनिस्ट हैं उनके दिल्ली घराना के, तो शाम को 7 बजे हमारे साथ रहेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़िएगा कल शाम को 2 बार। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।